नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार AK मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज का क्लास हमारे NTPC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि देश की घटना के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम में निलंबित कणों के माध्यम से गुजारा जाता है तो प्रकाश कुछ भाग अवशोषित और सभी दिशा में उत्सर्जित हो जाती है। जैसे कि मान लिया जाए आपका जो सन है, सन से जैसे हम लोग का अब धरती पर लाइट आती है तो हम लोग का जो वायुमंडल है, वायुमंडल से होकर आती है। तो वायुमंडल में जो कुछ कण है उससे क्या होता है, आपका कुछ लाइट जो होता है आपका अवशोषित हो जाता है और सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो ये कौन सा प्रकाश का फिनोमिना के कारण होता है, आपका प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हम लोग का इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो प्रकाश प्रकीर्णन होती है, अर्थात धूलकण, ये तो मैंने बताया कि धूलकण मुक्त जल के कण और वायुमंडल मौजूद गैस अणुओं द्वारा फैला दिया जाता है और इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अगला क्या बोला जा रहा है, चलिए नेक्स्ट एडिशन हम लोग का क्या है। एडिशनल पॉइंट हम लोग का, जब सफ़ेद प्रकाश किसी कांच प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। जब हम लोग किसी लाइट को प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो हम लोग का जब आगे लाइट जो मिलेगा 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, वो कौन सा कारण से होता है, आपका प्रकाश के विक्षेपण के कारण। और कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पहुंचती है तो वापस लौटती है, इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला कहा जा रहा है कि प्रकाश के एक सूक्ष्मदर्शी पदार्थ से दूसरे पारदर्शी पदार्थ में जाने पर उसका मुड़ जाना क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो हमने इसका ये डिटेल था, ये डिटेल हमने जाना, जितने भी हम लोग का ऑप्शन था उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल कंप्लीट कर लिए। चलिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हम लोग का पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के करिजुलेशन में सुधार हेतु होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए माना जाता है। कौन सा सूक्ष्मदर्शी के करिजुलेशन में सुधार करने के लिए होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित किया। इनमें से कौन सा हो जाएगा, हम लोग का जो डेनिस गेबर थे, ये डेनिस गेबर हम लोग का नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का रिजोल्यूशन में सुधार करने के लिए होलोग्राफी सिद्धांत को विकसित किया था। चलिए इसका देख लेते हैं। हम लोग का जो डिटेल डेफिनेशन है इसका क्या कहा जा रहा है। हंगरी में जन्मे थे और 1947 में होलोग्राफी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये सब भी आपको देख लेना है। आपका यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि होलोग्राफी गेबर ने अनुभव पूरी कार्य, उन्होंने 71 में क्या मिला था उसको, नोबेल पुरस्कार से भी उसको सम्मानित किया गया था। तो प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि WPL 2024 में दिल्ली कैपिटल टीम की कप्तान कौन थी। 2024 में जो हम लोग का WPL IPL जैसा होता है उसी प्रकार से हम लोग का ये जो वोमेंस प्रीमियर लीग था उसका आपका दिल्ली का जो टीम था उसका कप्तान कौन थी, आपको बताना है। कौन हो जाएगी आपका, दिल्ली का एक्चुअल में कोई कप्तान आपका मुख्य रूप से नहीं था। तो इस प्रकार से आपका उस टीम का जो लीड कर रही थी वो कौन थे, आपका मैगलेनिन। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। मैगलेनिन जो थी, मैगलेनिन हम लोग का दिल्ली टीम का नेतृत्व कर रही थी। तो कौन सा उत्तर हम लोग का सही हो जाएगा, मैगलेनिन। अब देख लेते हैं इसका डिटेल क्या है। हालांकि WPL 2000 कैपिटल के कप्तान प्रदान किए गए, चलिए वो देख लिया। अब यहाँ पर देखिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको ये सब बहुत ज़रूरी है। विजेता
कौन रहा था आपका, जो WPL 2024 का विजेता टीम कौन था आपका, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, और उप विजेता दिल्ली कैपिटल। ऑरेंज कैप किससे मिला था आपका, एलिस पेरी को, और पर्पल कैप श्रियंका पाटिल को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दीप्ति शर्मा थी। इमर्जिंग प्लेयर कौन थी आपका, श्रियंका पाटिल। और बेस्ट कैच का संजीवन सजना। और बेस्ट स्ट्राइक रेट जॉर्जिया वेयरहम। और फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला था आपका, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को फेयर प्ले अवार्ड मिला था। और प्लेयर ऑफ द फाइनल में सोफी मेलानी को मिला था। चलिए, तो ये फैक्ट आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्टल के रूप में किस बंदरगाह का उद्घाटन किया जा रहा है। कौन सा हो जाएगा, VO चिदम्बरनर बंदरगाह, प्रादीप बंदरगाह, या फिर आपका कांडाला और मोरमागुआ। कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा आपका पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में आपका VO चिदम्बरम बंदरगाह। तो आइए इसका डिटेल देखते हैं। VO चिदम्बरम बंदरगाह के बारे में हम डिटेल देखते हैं। इसका सही उत्तर हम लोग का ये हो गया, VO चिदम्बरम पोर्ट। इस देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट के रूप में VO चिदम्बरम पोर्ट का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी VO चिदम्बरम पोर्ट की परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट के रूप में स्थापित किया जाएगा। और ये कहाँ आपका, चिदम्बरम आपका तमिलनाडु के कहाँ पर आपका, ये तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक बंदरगाह है, और भारत के 12 बंदरगाह में से ये एक बंदरगाह है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब ज्वाला का रंग कैसा होता है। जब मैग्नीशियम का हम लोग ऑक्सीजन का उपस्थिति में जलाएंगे तो हम लोग का कौन सा रंग हम लोग को मिलेगा, कैसा होता है आपका, तो उसका जो ज्वाला होगा वो जब जलता है तो उसका बर्न करने पर उसका जो जलता है वो किस कलर का होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, जब हम लोग को जलाते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। ये हम लोग का चमकदार क्या हो जाएगा आपका, सफ़ेद कलर का, ये सफ़ेद कलर का जलता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर, सफ़ेद हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल में कहा जा रहा है कि हम लोग का जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह चमकदार सफ़ेद ज्वलन उत्पन्न करता है। तीव्र सफ़ेद उच्च तापमान और दृश्य प्रकाश सहित एक व्यापक स्पेक्ट्रम के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण को उत्सर्जित करता है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। इस विशिष्ट सफ़ेद रोशनी को अक्सर इसकी चमक के कारण बहुत चमकीला या चकाचौंध के रूप में वर्णित किया जाता है। मैग्नीशियम का हम लोग का परमाणु संख्या कितना होता है आपका, मैग्नीशियम का 12 होता है। यह चमकदार धूल धातु है, आवर्त सारणी में से क्षारीय मृदा धातु के समूह में रखा जाता है। आपको ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह हम लोग का कौन सा आपका समूह का होता है, आपका सेकेंड ग्रुप का ये तत्व है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला हम लोग का क्या कहा जा रहा है, मैग्नीशियम पृथ्वी की भूपरपट्टी पर 8वां सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला, ये बात भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्या कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम पृथ्वी की भूपरपट्टी में 8वां सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और समुद्री जल में घुलने वाला तीसरा प्रचुर तत्व है। तो ये वाला फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, इसका और कुछ भी हम लोग का डिटेल बचा है, क्या है आपका देख लेते हैं एक बार। ऑक्सीजन रासायनिक तत्व जिसका प्रतीक O है और परमाणु संख्या कितना है आपका 8 है। आवर्त तालिका में चाल्कोजन समूह का एक सदस्य, ऑक्सीजन जो है हम लोग का आवर्त तालिका में जो हम लोग का पीरियोडिक टेबल है उसका कौन सा समूह का आपका आवर्त समूह का हम लोग का
एक सदस्य है आपका चलकोजन, चलकोजन का एक सदस्य है। अभिक्रिया आपका ऑक्सीजन एजेंट के आसानी से आपका अधिकांश तत्वों के साथ अन्य यौगिक के साथ आपका ऑक्साइड बनाता है। ये ऑक्सीजन अन्य तत्वों के साथ आसानी से क्या बनाता है, आपका ऑक्साइड बना लेता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की मदद से भारत का पहला ओपन सोर्स उपग्रह जाएगा दिसंबर 2022 में लॉन्च किया। भारत का पहला ओपन सोर्स उपग्रह जाएगा दिसंबर 2022 में लॉन्च किया। कौन हो जाएगा हम लोग का आंसर, इनक्यूब नामक जो हम लोग का जो सैटेलाइट है वो दिसंबर 2022 में लॉन्च किया। चलिए इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। ये जो भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो की मदद से हम लोग की आपका ये भेजा जाएगा, ठीक है, लॉन्च किया जाएगा। और क्या कहा जा रहा है कि बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12वीं कक्षा के छात्रों को द्वारा विकसित किया गया था। आपका बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 12वीं कक्षा के छात्रों को द्वारा ओंकार बात्रा द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। और ये किस पर आधारित है आपका, ये हम लोग का इको नैनो तकनीक पर ये आधारित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है ये देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का कहा जा रहा है कि हम लोग का पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा शुरू किए गए अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या था, आपको बताना है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा शुरू किए गए अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 का कार्यक्रम प्राथमिक लक्ष्य क्या था आपका। प्राथमिक लक्ष्य हम लोग का इसका ये था कि भारत की संस्कृति विरासत की रक्षा करना और उसे आगे बढ़ाना। चलिए इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं कि एएसआई अडॉप्ट हेरिटेज लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। 2023 में समावेशित ऑडिटोरियम AGNCA नई दिल्ली में अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम किया जाएगा। कहाँ पर आपका, दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के पास आपका कितने स्मारक है, आपका स्मारक संरक्षण में है 3696 स्मारक जो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम लोग का क्या कहा जा रहा है कि डॉक्टर ने एक व्यक्ति को अच्छी दृष्टि के लिए 2 डायप्टर लेंस की सलाह दी। अब सेंटीमीटर में इसकी फोकस दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा हम लोग का आइए देखते हैं इसका सलूशन। हम लोग का P बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f होता है, फोकस दूरी बराबर। अब हम लोग का कितना दिया आपका पावर हम लोग का कितना दिया आपका पावर हम लोग का 2 डायप्टर दिया है और फोकस 1/f। ये हमेशा जब भी होता है ये हम लोग का मीटर में होता है, तो ये हम लोग का निकालेंगे किस में, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा और 2 से आपका 50 में कट जाएगा, तो F बराबर हम लोग का क्या निकल के आया, F बराबर 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, आपका फोकस दूरी हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर किस में है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। चलिए इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसकी क्षमता कहते हैं, यानी कि उसकी क्षमता, यानी कि हमने अभी देखा कि पावर बराबर 1/f निरूपित करने के लिए P अक्षर का उपयोग किया जाता है। डायप्टर लेंस की क्षमता का सही शब्द P1 है, जहाँ P लेंस की क्षमता और F मीटर में फोकस दूरी है। चलिए ये हम लोग का सलूशन है। फोकस दूरी फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी होती है। जो फोकस दूरी होती है वो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी होती है, इसे F के द्वारा डिनोट किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित लवण का एक उदाहरण है। आपको बताना है कौन सा हम लोग का मिश्रित लवण का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी NaHSO4, विरंजक चूर्ण, मोर लवण या CuOHCl। क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, हम लोग का हो जाएगा आपका विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण यानी कि विरंजक चूर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं जिसको। ये इसका डिटेल देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक प्रकार का लवण जिसमें एक निश्चित अनुपात में 2 लवण होते हैं उसे क्या कहते हैं, आपका मिश्रित लवण। मिश्रित लवण में एक सामान्य धनायन और एक ऋणायन होता है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। ब्लीचिंग पाउडर सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम डाइसोडियम मिश्रित लवण में कुछ उदाहरण, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र हम लोग का क्या होता है, CaOCl2। रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है, जिस उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की एक विशिष्ट गंध होती है, या हल्का पीला रंग का पाउडर होता है। इसका उपयोग हम लोग का कहाँ कहाँ किया जाता है, आपका इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में, कपास और चिकने के लिए, विरंजक कर्म के लिए, और साथ साथ गंदे कपड़ों को धोने के लिए भी इसका लॉन्ड्री में उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हम लोग का क्या कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति जल में तैरता है तो जल का दाब पृथ्वी के कण पर पटह पर महसूस होता है, यह दाब के कारण होता है। आपको बताना है पृथ्वी के ऊपर कम जल तैरा के बड़े पृष्ठ क्षेत्रफल, व्यक्ति के ऊपर जल के भार या फिर जल के आयतन। जब कोई व्यक्ति आपका जल में तैरता है तो कहा जा रहा है कि जल का दाब व्यक्ति के कण पटह पर महसूस होता है। आपका जो कान है, कान पर आपको महसूस होता है। तो यह दाब का कौन सा दाब के कारण, आपका व्यक्ति के ऊपर जल के भार के कारण हम लोग का क्या होता है, आपका जो दाब है वो आपके कण पटह पर महसूस होता है। चलिए इसका क्या है डिटेल आइए देखते हैं। कह रहा है जब कोई व्यक्ति पानी में तैरता है तो पानी का दाब व्यक्ति के कण पटह पर महसूस होता है, यह ऊपर पानी के भार के कारण होता है। जब व्यक्ति पानी में तैरता है तो उसके दाब महसूस होता है, क्योंकि भीतर का दाब गहराई के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे आपका पानी के नीचे गहराई में, तो हम लोग क्या होता है, आपका दाब गहराई के साथ आपका बढ़ते जाता है। कहा कि ऊपर का हम लोग का पानी का जो लेवल है वो बढ़ते जाता है। यदि समुद्र में जितने गहरे जाएंगे पानी का दाब उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। चलिए अब क्या बोल रहा है कि दाब बल को उस क्षेत्र जिसके लंबवत बल आरोपित किया जाता है उसे विभाजित करके परिभाषा किया जाता है, जैसे P बराबर F/A। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। यानी कि आप अगर क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका जो दाब है वो घट जाएगा। ठीक, तो इसका क्या होता है, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती। दाब का ऐसा मतलब क्या होता है, आपका दाब का पास्कल होता है, और यह कैसे राशि आपका अदिश राशि है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोग का बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में आपका जो रामकृष्ण परमहंस के नाम पर वेदांत सार्वभौमिक संदेश को फैलाने के लिए स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी गई। आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद जी का आपका जो संदेश को फैलाने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई, आपका 1897 को की गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 1897 को। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ आपका पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। आपको
आत्मनो मोक्ष जगत, इसका आपका ध्येय वाक्य क्या है? आत्मनो मोक्षार्थ जगत हितयर्थ च, रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य है। इसका गुरु का नाम क्या था आपका? रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस जो थे, यानी कि इसको कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। अगला हम लोग का शारदा देवी, देखिए यहाँ पर शारदा देवी श्री रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और आध्यात्मिक आपका साथी थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए देखते हैं। पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक तंतु इनमें से कौन है? आपका स्टार्च है, सेलुलोज है, रबड़ है, क्या है? अगला हम लोग का क्या है? अगला हम लोग का नायलॉन है। कौन हो जाएगा हम लोग का प्राकृतिक तंतु? प्राकृतिक तंतु हो जाएगा हम लोग का सेलुलोज। आइए इसका सेलुलोज के बारे में देखते हैं। प्राकृतिक तंतु क्या हो जाएगा हम लोग का? सेलुलोज, राइट आंसर। सेलुलोज क्या है आपका? पॉलीसेक्राइड है, जो ग्लूकोज इकाई से बना होता है। ग्लूकोज के बहुत सारा ग्लूकोज मिलकर आपका क्या बनता है? आपका पॉलीसेक्राइड यानी कि सेलुलोज का निर्माण होता है। पौधे की कोशिका भित्ति के मुख्य संरचनात्मक घटक होने के नाते पृथ्वी पर सबसे प्रचुर कार्बनिक बहुलक है। आगे कहा जा रहा है कि संरचना, सेलुलोज की मूल संरचना का बीटा 1 और 4 ग्लाइकोलिक बंध। चलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला हम लोग का क्या कहा जा रहा है कि डॉक्टर स्वाति नायक ने 2023 का प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलंग फील्ड पुरस्कार जीता। यह किस राज्य से संबंधित है? ये स्वाति नायक किस राज्य से संबंधित है हम लोग का? स्वाति नायक हम लोग का उड़ीसा राज्य से संबंधित है, जिसको वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलंग फील्ड पुरस्कार से नवाजा गया। आइए इसका फैक्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान में भारतीय, हाँ इसको देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान में एक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक के फील्ड में रिसर्च के ऑपरेशन के लिए आपका नॉर्मन बोरलंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2023 में आपसे नामित किया गया। चलिए अगला प्रश्न क्या हम लोग का? मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित में से किस उपाय को सबसे अधिक तरल माना जाता है? आपको बताना है कि मुद्रा आपूर्ति में निम्नलिखित में से किस उपाय को सबसे तरल माना जाता है, सबसे लिक्विडिटी माना जाता है। कौन सा हो जाएगा आपका? M2, M4 या फिर M3 और M1? क्या हो जाएगा हम लोग का? M1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का आंसर, M1। आइए जानते हैं, ये हम लोग का इकोनॉमिक्स से प्रश्न है। M1 मुद्रा किसी देश की मूल मुद्रा आपूर्ति जिसका उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। विनिमय का मतलब क्या? ट्रांजैक्शन। M1 में डिमांड डिपॉजिट और चेकिंग खाते शामिल होते हैं, जो डेबिट कार्ड जैसे और ATM के उपयोग के माध्यम से आप सबसे अधिक उपयोग किए जाने के लिए विनिमय, यानी कि हम लोग का जो M1 होता है इसको संकुचित मुद्रा भी कहा जाता है। इसको क्या मुद्रा कहा जाता है? M1 का आपका संकुचित मुद्रा भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का पूछा जा रहा है कि मिथाइल एथिल कीटोन को और किस नाम से भी जाना जाता है? ये जो हम लोग का मिथाइल एथिल कीटोन, ये हम लोग का किस नाम से जाना जाता है? हम लोग का 2-ब्यूटोन या फिर 2-ब्यूटोनॉल या फिर प्रोपेन या फिर मिथाइल पेंटोन। क्या हो जाएगा हम लोग का? 2-ब्यूटोनॉन। ये देखते हैं इसका डिटेल। बोला जा रहा है कि 2-ब्यूटोनॉन आंसर हो गया हम लोग का मिथाइल एथिल कीटोन। इसे 2-ब्यूटोन का नाम से भी जाना जाता है। यह कार्बनिक यौगिक है। इसका सूत्र क्या होता है आपका? CH3CO CH2CH3। यह किस प्रकार का गैस है? यह एक रंगहीन ज्वलनशील तरल और तीखी एसीटोन जैसा गंध होता है। चलिए
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है। आपको बताना है कि कौन सा हम लोग का कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है। स्पंज है, मक्खन है, पनीर है, कुआसा है। क्या हो जाएगा हम लोग का, ये जो हम लोग का स्पंज है, ये स्पंज हम लोग का किसका उदाहरण है, आपका कोलाइड फॉर्म का एग्जाम्पल है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। बोला जा रहा है कि स्पंज एक प्रकार का कोलाइड है, हमने जाना, जिसमें गैस तरल के बजाय ठोस में परिक्षेपित होता है। ये हम लोग का जो गैस तरल के बजाय हम लोग का किस में आपका विक्षेपित होता है, आपका ठोस, कोई सॉलिड पार्ट होगा तो उसमें क्या हो जाता है, ये परिक्षेपित हो जाता है। ठीक है, मतलब मिल जाता है। स्पंज में एक ठोस पदार्थ छिद्रों का एक नेटवर्क बनाता है जो गैस को फंसाता है। बीच बीच में क्या होता है हम लोग का, जैसे आपका मान लीजिए कोई तकिया, वहाँ पर रोई भरा हुआ, तो वहाँ पर क्या करता है, अपना बीच बीच में गैस को वो फंसा लेता है। जब स्पंज को जल में भिगोया जाता है तो छिद्र में पानी भर जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए आपका कोई तकिया है जिसमें स्पंज भरा हुआ है, रुई भरा हुआ, तो उसको भिगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पानी को क्या कर लेता है, आपका अवशोषित, यानी कि उसके अंदर भर लेता है। स्थिर निलंबर बनाते हैं। यह झाग से अलग होता है। यह क्या होता है, झाग से अलग होता है, जहाँ गैस तरल में बिक्री होता है। ठीक है, स्पंज कोलाइड का एक उदाहरण है। स्पंज क्या आपका, ये कोलाइड का एक उदाहरण है, जिसमें गद्दे, कुशन आपका इंसुलिन में इस्तेमाल किया जाता है। जो पॉलीयूरेथेन फॉर्म, जिसमें आपका ठोस पॉलीयूरेथेन मैट्रिक्स के भीतर वायु फैली हुई होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि, बोला जा रहा है कि वृक्क के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो अपने उत्सर्जी उत्पादों को अंतर की क्या लिखा, अवकाशिका में उत्सर्जित करता है। चलिए ठीक है, आपको बताना है कि हम लोग का जो किडनी होता है, किडनी में जो हम लोग का उत्सर्जी पदार्थ होता है, उसको जो निकालने के लिए अवशिका मतलब कुछ भी निकालने के लिए, अंतर की अवशिका मतलब अंदर की जो अवशिका निकालने के लिए उत्सर्जित किया जाता है, उसका नाम आपको बताना है। क्या कहते हैं उसको हम लोग का, आपका जिस प्रकार से यहाँ पर अंतर लिखा है ना, इसको हम लोग पकड़ना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका आंसर भी उसी से रिलेटेड, यानी कि अंत्रो तस्गिर्गी। चलिए, जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रोनेफ्रिक। आइए इसके बारे में देखते हैं। ये हम लोग का वृक्क में जो उत्सर्जी पदार्थ को अंतर की अवकाशिका में उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहते हैं, अंत्रोसर्गी यानी कि एंट्रोनेफ्रिक कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक हम लोग का ऑक्सीन है। मेंडोल का एसीटोन अम्ल, 3-एडोल एसिटिक अम्ल, या फिर अमनिक, या फिर शुष्क वर्ग। क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, हम लोग का आंसर हो जाएगा आपका 3 एसिटिक अम्ल, एंडोल 3 एसिटिक अम्ल। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये इसका डिटेल देखते हैं। कहा जा रहा है कि 3 एंडोल 3 एसिटिक अम्ल को क्या बोलते हैं, आपका ऑक्सीन वर्ग के प्रचुर और प्रसिद्धिक पादप हार्मोन है। इसका सूत्र क्या होता है, C10H9NO2। यह कहाँ पाया जाता है आपका, यह मुख्य रूप से पौधे के शीर्ष और कली और युवा में आपका पाया जाता है, शीर्ष, कली और युवा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हम लोग का क्या है, बताना है कि आवर्धन की इकाई क्या होता है। आवर्धन यानी कि जो हम लोग का मैग्नीफाइड होता है, यानी कि मैग्नीफाइंग होता है, उसका आपको क्या बताना है, आपका उसका यूनिट बताना है, इकाई क्या होता है। क्या होता है आपका, डायप्टर होता है, न्यूटन होता है, सेंटीमीटर होता है, या कोई नहीं होता है। क्या होता है हम लोग का, जो हम लोग का आवर्धन होता है, मान लीजिए कोई वस्तु हम लोग का छोटा है, आवर्धित होकर वो बड़ा हो गया, यानी कि वो
अब पहले कितना था आपका 10 सेंटीमीटर था, अब बढ़ के कितना हो गया 20 सेंटीमीटर 20 मीटर हो गया या सेंटीमीटर चले। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो हम लोग का क्या निकल के आपका कोई यूनिट, यानी कि कोई यूनिट नहीं होगा तो क्या आ जाएगा हम लोग का इनमें से कोई नहीं, यानी कि कौन सा ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि इसमें लंबाई का अनुपात, इसमें क्योंकि यह लंबाई का अनुपात यानी कि जो पहले जितना था उससे अब कितना बढ़ा, तो जिससे हम लोग का कट जाएगा आपका मीटर या फिर सेंटीमीटर जो भी उसका इकाई होगा, तो इसका कुछ भी आपका यानी कि इकाई निकल के नहीं आएगा। आवर्धन एक प्रकाशीय तंत्र द्वारा नियमित तस्वीर के आकार उसके वास्तविक आकार के सापेक्ष में आपका कमी या वृद्धि को क्या करता है वो दिखाता है। चलिए अगले प्रश्न क्या है हम लोग का, यह हम लोग का अंतिम प्रश्न था। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए ताकि आप हम लोग को भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।